Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस से मुतालिक पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस एटम के रेडियस को बोलेंगे। एटम को हम लोग जो है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन असल में एटम जो है वो गोल नहीं है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करते न्यूक्लियस के गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट पाथ्स लेकर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब होते हैं और कभी थोड़ा सा दूर होते हैं। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड। और क्लाउड हमें पता है कि कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं रखता। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग एवरेज डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए डेफिनेशन में हम लोग लिखते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी न्यूक्लियस के करीब होंगे और कभी रिवॉल्व करते हुए दूर चले जाते हैं। अब हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड की जानिब मूव करते हैं। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इन पीरियड पहले हम लोग देखते हैं। इन मेन ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जो मेन ग्रुप है उसमें एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि मेन ग्रुप्स क्या होते हैं। फर्स्ट पीरियड जो होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लोग पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं, दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और ये मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ए और एट्थ ए का एलिमेंट है। हमें पता है मेन ग्रुप्स में 8 ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। और ये जो सेंटर में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब पीरियड में जो जो मेन ग्रुप्स हैं यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर 8 तक, इसके केस में अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है जब हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। हाइड्रोजन का रेडियस ज्यादा होगा यानी कि साइज ज्यादा होगा, हीलियम का कम होगा, ठीक है। लिथियम का ज्यादा होगा, बेरिलियम का कम, बोरॉन का और कम, कार्बन का और कम, नाइट्रोजन का और कम एंड सो ऑन। नियॉन का सबसे छोटा साइज होगा इस सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड की जानिब जब हम आएंगे तो सोडियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम, एल्यूमिनियम का और कम, सिलिकॉन का और कम और आर्गन जो कि हमारे पास आखिरी एलिमेंट है थर्ड पीरियड का, उसका सबसे छोटा साइज होगा, सबसे छोटा रेडियस होगा। पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, देन गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन, इसका सबसे ज्यादा होगा और क्रिप्टॉन का सबसे छोटा होगा इस पीरियड में एटॉमिक रेडियस। अब चौथे पीरियड में यहाँ सेंटर में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनमें क्या मौजूद होता है? डी ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो डी ऑर्बिटल की मौजूदगी की वजह से, मतलब हमारे पास इनर जो सबशेल है या ऑर्बिटल्स हैं यानी कि डी ऑर्बिटल्स, उनकी फिलिंग कॉन्टिन्यूसली हो रही होती है और डी ऑर्बिटल्स की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। स्कैंडियम का साइज छोटा है, टाइटेनियम का बड़ा हो जाएगा, वनेडियम का और बड़ा, क्रोमियम का और बड़ा एंड सो ऑन, ठीक है, जिंक का और बड़ा हो जाएगा। देखें पोटाशियम और कैल्शियम, पोटाशियम का साइज बड़ा था, कैल्शियम का छोटा था, लेकिन होना क्या चाहिए था? कैल्शियम के बाद स्कैंडियम मौजूद होता है तो इसका साइज और छोटा होता है, लेकिन स्कैंडियम का साइज बड़ा हो जाता है। फिर इन नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में साइज बड़ा ही होता है, देन गैलियम पे जाके फिर साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट है कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप्स
इट इंक्रीजेज, इट का मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ऑर्बिटल्स की मौजूदगी की वजह से जो ट्रेंड है पीरियड में वो रिवर्स हो जाता है, एटॉमिक साइज बजाय डिक्रीज करने के इंक्रीज होता है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब रीज़न क्या है हमारे पास कि ग्रुप में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है? इसकी मेन रीज़न है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, इस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पीरियड है उसका फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग जाते हैं सेकंड एलिमेंट की जानिब जो कि हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो हीलियम का साइज डिक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन जो था वो क्या कर रहा था, पहले शेल पे को अट्रैक्ट कर रहा था, पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोटॉन हो गए हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कहने को तो अगर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज किया है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इंक्रीज किया है, तो साइज में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन देखें होता यह है कि प्रोटॉन का नंबर जब इंक्रीज करता है तो प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है सेम शेल पर, यानी कि पहले शेल पे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, शेल का नंबर नहीं बढ़ा, उसी शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, चाहे उस शेल में अब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई है। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज कर जाता है। शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, ठीक है। यहां पर एक और बात आपको याद रखनी है, अक्रॉस पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब कि शेल का नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा। कहां पर इंक्रीज नहीं कर रहा? अंदर वाले शेल्स पर, यानी कि मजीद शेल्स ऐड नहीं हो रहे, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। इन ग्रुप पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द ग्रुप क्या होता है हमारे पास, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल की उसको हम ग्रुप बोलते हैं। इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस ऑलवेज और यूनिवर्सली इंक्रीजेस इन होल पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में चाहे वो मेन ग्रुप्स हैं चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं, कोई भी ग्रुप हो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखें होता ये है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप का पहला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आता है लिथियम। लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक, और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 1 था, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 2 है। जब ऊपर से नीचे मूव किया है इन द पीरियड तो 1 शेल इंक्रीज किया है। ऑफ कोर्स जब 1 शेल इंक्रीज कर रहा है तो साइज भी इंक्रीज करेगा। जब लिथियम के बाद हम लोग जाते हैं, नीचे आएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ सोडियम, ठीक है। ग्रुप में नेक्स्ट आता है सोडियम। 11 इसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। 11 प्रोटॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं,
और 11वां यानी कि 11वां इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। अब देखें, हाइड्रोजन में एक शेल था, लिथियम में 2 शेल हैं और सोडियम में 3 हो गए हैं। सोडियम से आगे पोटाशियम में 4 होंगे और उससे आगे 5 होंगे। इसी तरह से टॉप टू बॉटम जैसे हम लोग मूव करते हैं तो एक एक शेल इंक्रीज करता जाता है। ऑफ कोर्स जब शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। इसके पास एक ही शेल था, अब इसके पास 2 शेल हैं, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान भी एक शेल आ रहा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और सोडियम के केस में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एक तो शेल का नंबर इंक्रीज करता है जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है, और दूसरी बात शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज होती है? इस केस में देखें कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो पावर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लग रही है, ठीक है, तो वो जितनी इस तक लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि तीसरा शेल है, तीसरा शेल न्यूक्लियस से एक तो दूर मौजूद है और दूसरे वजह क्या है, शील्डिंग इफेक्ट आ गई है। इंटरवीनिंग मतलब हमारे पास आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान 2 और शेल मौजूद हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जितनी पावर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुंचती, यानी कि वीक हो गई। न्यूक्लियस की पावर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वीक होगी। जब पावर वीक होगी तो इसका मतलब है कि बाहर वाला शेल थोड़ा सा दूर हट जाएगा जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है। तो एक तो शेल इंक्रीज किए जिसकी वजह से साइज इंक्रीज किया, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। तो ये 2 रीजंस हैं हमारे पास। नंबर 1, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं एक एक शेल इंक्रीज करता जाता है, और दूसरी इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से मूव करते हैं नीचे की जानिब तो शेल इंक्रीज करने से इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पावर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक मुश्किल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो साइज मज़ीद इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने आयनिक रेडियस की जानिब मूव करना है। आयनिक रेडियस में पहला सवाल जो आप लोगों की बुक में डिस्कस किया गया है वो है कि केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, न्यूट्रल एटम और एटम। कोई भी टर्म यूज़ की जा सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि हम लोग पेरेंट एटम का मतलब वो केटाइन जिस एटम से बना है। लेट्स सपोज केटाइन होता है पॉजिटिव आयन, तो सोडियम आयन Na+1 बना है किससे होता है, सोडियम से होता है, तो सोडियम पेरेंट एटम है और उसका केटाइन सोडियम Na+1 होता है। सिमिलरली पोटाशियम पेरेंट एटम है और उसका आयन पोटाशियम +1 क्या होगा, आयन होगा, और पेरेंट एटम उसका पोटाशियम होगा। तो सवाल में एटम, पेरेंट एटम, न्यूट्रल एटम और सिर्फ एटम का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि केटाइन बनता कैसे है। केटाइन बनता है बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम केटाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर उसका 11 होता है। 11 प्रोटॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका केटाइन कैसे बनेगा? हमने बोला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से एक, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने को से एक केटाइन बनता है, तो -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में
8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। देखें बाहर वाला पूरे का पूरा एक शेल यहाँ से गायब हो गया है। जब शेल यहाँ से ख़त्म हो गया है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, शेल ख़त्म हो गया, पहली बात, शेल का नंबर ही डिक्रीज कर गया। दूसरी बात, यहाँ पर अब 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर गया है, इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज कर गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया है। जब नंबर बढ़ गया है तो पावर भी बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से 11 प्रोटॉन मोर फोर्सफुली खींचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स को, साइज डिक्रीज कर जाएगा। किसकी निस्बत डिक्रीज कर जाएगा? अपने पेरेंट एटम की निस्बत, जिसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे और एक एक्स्ट्रा शेल भी था जो कि केटायन के केस में ख़त्म हो गया है। तो ये रीज़न होती है हमारे पास कि इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज कर जाता है। दूसरी रीज़न जो केटायन का साइज डिक्रीज कर देती है अपने पेरेंट एटम से, वो है डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इन इलेक्ट्रॉन्स की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की भी रिपल्शन थी, इनकी भी रिपल्शन थी, ठीक है। तो 3 शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब रिपल्शन सिर्फ 2 शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज करती है, तो साइज क्या हो जाता है हमारे पास, इसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 रीजंस हैं केटायन का साइज डिक्रीज करने की अपने पेरेंट एटम से। इन द केस ऑफ एनाइन इससे रिवर्स होता है। एनाइन इज ऑलवेज लार्जर और बिगर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम, न्यूट्रल एटम और एटम। रीजन इसकी क्या है, हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि एनाइन होता क्या है। एनाइन नेगेटिव आयन को बोलते हैं। नेगेटिव आयन कब बनता है, जब किसी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं, ठीक। लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन 9 इसका एटॉमिक नंबर है, 9 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 7, ठीक है। तो 9 प्रोटॉन है और 9 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एनाइन बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा क्या, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। 9 प्रोटॉन, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। तो पहले शेल में 2 और दूसरे में पहले 7 थे, अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन वो है जो कि बाहर से आया है। 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। नेट चार्ज तो आपको निकालना आता है ना। प्रोटॉन पे हमारे पास प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास प्लस माइनस बड़े वाले का साइन आ जाएगा और 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली केटायन में भी ऐसा ही होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया है। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर साइज क्यों बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की रीजन ये है कि पहले इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, इक्वल था, ठीक है, दोनों जानिब इक्वल था। लेकिन अब हमारे पास प्रोटॉन कम हो गए हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इस वजह से एटम का साइज बढ़ जाएगा। एक रीजन तो ये हो गई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर गया है। अब हमारे पास मुकाबला है 10 प्रोटॉन का और 9 प्रोटॉन का और 10 इलेक्ट्रॉन का। दूसरी रीजन
दूसरी रीज़न ये होती है कि एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ है तो पहले आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे जो कि रिपेल कर रहे थे हो रहे थे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं किससे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, और आपस में भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर गई है। टोटली रिवर्स है किससे, केटाइन वाले क्वेश्चन से, ठीक है। केटाइन में क्या हुआ था, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इन द केस ऑफ A9 रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा और इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा। तो यही दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से A9 का साइज हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। आयनिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इन ग्रुप। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज करता है, वही रीजन है जो कि एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ लिथियम की। लिथियम का केटाइन ही बनाती हूँ मैं डायरेक्ट। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होते हैं, केटाइन की बात कर रही हूँ, लिथियम केटाइन की। तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होंगे यहाँ पर और 3 ही इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 2 बाकी रह गए, ठीक है। जब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम आयन यानी कि केटाइन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकला हुआ होगा। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ऊपर से नीचे आयनिक साइज इंक्रीज करने का रीजन वही है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं कंसेक्टिवली जब हम लोग नीचे की जाने मूव करते हैं इन द ग्रुप, और साथ में ही क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है जो कि एटॉमिक रेडियस के केस में था। अब यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली ये है कि यहाँ पर भी एक ही ग्रुप के जितने भी केटाइन बनते हैं उनमें से हमेशा सिमिलर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जैसे कि लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो सोडियम उसी ग्रुप का एलिमेंट है, उसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसके नीचे पोटाशियम आएगा, उससे भी वही निकलेगा। तो रुबिडियम, सीजियम, मतलब कि हमारे पास एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर पहला एलिमेंट पॉजिटिव 1 चार्ज रख रहा है केटाइन बनाने के लिए तो बाकी नीचे वाले भी पॉजिटिव 1 चार्ज ही लाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे। नंबर ऑफ चार्ज सेम रहता है एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर। अब हम लोग मूव करते हैं ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड, अगर हम लोग आयंस का ट्रेंड इन पीरियड चेक करते हैं तो वो डिबेटेबल है। उसकी रीज़न ये है कि लेट सपोज मैं बात करती हूँ लिथियम की। लिथियम +1, ठीक है, ये आयन बनाता है। 3 इसके पास प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, ठीक है। सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट का आयन लिथियम है, फिर उससे अगले वाला बेरिलियम है जिसके पास 4 प्रोटॉन है और पहले शेल में इसका जो आयन बनेगा वो Be+2 बनेगा। देखिए जब इसका केटाइन बना है तो +1 बना है, जब इसका केटाइन बना है तो +2 के साथ बना है। मीन इसमें से आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रह गए, 2 निकल गए। तो अक्रॉस द पीरियड मैं मूव कर रही हूँ तो नंबर ऑफ चार्ज जो इसके ऊपर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरे शेल में 5, ठीक है। 7 प्रोटॉन और टोटल यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करवाता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन आया और ये 2,
टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए, तो लिहाजा नाइट्रोजन -3 क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। एनायन इसका -3 चार्ज के साथ होगा। तो सिस्टम ही डिफरेंट है सारा। कभी एक ही पीरियड में पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस भी बनेंगे, यानी कि केटायन भी बनेंगे, एनायन भी बनेंगे, या पॉजिटिव और नेगेटिव भी बन रहे हैं, साथ में ही नंबर ऑफ चार्ज भी चेंज हो रहा है। तो लिहाजा ये डिबेटेबल है कि अक्रॉस द पीरियड हम लोग डिसाइड कर सकें कि साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इस बात को इग्नोर कर दें कि चार्ज कौन सा है, ठीक है, और तो तब हमारे पास ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि एटॉमिक रेडियस का होता है। तो एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या कर रहा था, मेन ग्रुप में डिक्रीज कर रहा था, तो आयनिक रेडियस भी डिक्रीज करेगा जब हम कंसीडर करेंगे कि चार्ज जो है वो सेम है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है, तो हमारे पास ट्रेंड बिल्कुल सेम आ जाएगा एटॉमिक रेडियस के जैसा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.